सहो, चुप तुम ना रहो। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। जाति भाषा धर्म में न कोई फर्क है, जो फर्क करते देते झूठे झूठे तर्क हैं। संविधान साफ साफ कहता है, संविधान साफ साफ कहता है, सब है बराबर एक समान। न्याय पे हक सभी का एक जैसा है, न्याय पे हक सभी का एक जैसा है। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। अकेले नहीं हो तुम, नालसा है साथ तुम्हारे। गांव गांव घर घर न्याय पहुंचाना है। माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। बुजुर्ग है, श्रमिक है, ग्रामीण आदिवासी है, अब न कोई बेसहारा होगा। नालसा का आपको ये वादा है, नालसा का आपको ये वादा है। अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। सह चुके बहुत, अब लड़ना है। उठ के ऐसा गरजना है, हक की लड़ाई है, हक से जीतेंगे। आपके दुख हम लेके आपको खुशियां बांटेंगे, आपको खुशियां बांटेंगे। अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो। अन्याय ना सहो, चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम। नालसा है साथ तुम्हारे, नालसा है साथ तुम्हारे। नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर बतौर चेयरमैन अम लीगल सर्विस अथॉरिटी आज आपके समक्ष इस केबल टीवी के थ्रू कुछ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने अम के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप अपना वक्त दे रहे हैं इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए, जिसको हम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आज पूरी मानव सभ्यता एक कोरोना क्राइसिस से जूझ रही है और जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो ब्रिजमोहन की जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस गाइडलाइंस के हिसाब से ऑलरेडी कुछ बजट एलोकेशन लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को जो दिए गए थे वो फोरफिट हो सकते हैं और टैक्स पेयर्स का पैसा उचित तरीके से यूज ना करना ये भी अपने आप में एक अनैतिक बात होगी। इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट थ्रू नालसा एंड सालसा ने हमें डीएलएसए के गाइडेंस के अंदर आप लोगों के समक्ष थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आज ये आदेश दिया है। मैं अम के लोगों को और हिमाचल के भी बाकी सारे दर्शकों और जो भी इस केबल मीडिया को देख रहा है उनको ये बताना चाहता हूँ कि
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक कानून जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 कहते हैं, उसके तहत आप ही के हर जिले, हर तालुका लेवल पे सीनियर जज को चेयरमैन की पोस्ट दी और उसको लीगल सर्विसेज कहा गया। यानी ये एक सर्विस है और हम एज ए जज नहीं, हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर अपनी ड्यूटी समझते हुए आप लोगों के बीच में हैं। ऐसा मानना है कि जब तक हमें कानून का ज्ञान नहीं होता, और कानून का ज्ञान केवल लॉयर्स, जजेस इनके लिए नहीं है, कानून का ज्ञान एक किसान वाले को जो अभी खेती में उलझा हुआ है, एक लकड़हारा, एक लोहार, जिनके बगैर चाहे कोरोना क्राइसिस हो या कोई भी महामारी, ये देश एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी हाँ, इवन एक हाउसवाइफ जो घर में काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, और ये बात मैं नहीं कह रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम अरुणा अग्रवाल की जजमेंट देखें तो कंबोडिया के आर्टिकल 36 का विवरण करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत की विधायिका को यह कहा कि हाउसवाइफ की जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है किसी देश के जीडीपी में, यानी देश के ग्रोथ में, उसको एक्नॉलेज किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर भारत में आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 39 का F, आर्टिकल 46 और कई धाराओं में ये प्रावधान है, और आर्टिकल 51C एंड 253 में इंटरनेशनल नॉर्म्स और सिडो, यानी कि एक ऐसा कन्वेंशन जो पूरे विश्व की औरतों को, यानी कि 50% आबादी को प्रभावित करती है, उनकी आजादी के लिए ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडेंस दिया था कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जैसे हो जाते हैं किसी औरतों के, तो ये नहीं कि वो कोई नौकरी नहीं कर रही उसको मुआवजा कम दें और जो नौकरी कर रहा है उसको ज्यादा। ये आर्टिकल 14 की वायलेशन होगी। और ये क्रिस्टियन लिगार्ड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड हैं एंड इवन मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो हेड हैं, बिल गेट्स की वाइफ, इन्होंने भी ये कहा कि जिस देश की औरतें जब समाज में, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगती है, और अगर हाउसवाइफ भी है उसकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को सरकार एक्नॉलेज करती है, तो उस देश का जीडीपी 10% बढ़ जाता है। ये जीडीपी क्या क्यों है और क्या क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, भारत अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लेके आ रही है और एक नई एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि भारत ने यह देखा कि जिम्बाब्वे जो हमसे भी बहुत 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 ज्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि जो आपके देश का 1 रुपया है उसकी वैल्यू 127 रुपये हो जाती है अगर जिम्बाब्वे जाएं। डाटा थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना गरीब कंट्री भी 7.5, जी हां वापस सुने, 100 रुपये में से 7.5 रुपये, यानी विश्व में स्वीडन, फिनलैंड, यही कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इतना हाई एलोकेशन बजट को देते हैं। पूरे भारत में दिल्ली और पूरे वर्ल्ड में जिम्बाब्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जिन्होंने तरक्की की बुलंदियां देख ली वो हैं फिनलैंड और स्वीडन, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो भी ये समझते हैं कि हमारी फेलियर का रीजन अगर है तो लैक ऑफ एजुकेशन बजट। इसी चीज का संज्ञान भारत ने लिया। मैं आपको बता दूं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में एजुकेशन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल भी एक एजुकेशन ही है। इस एजुकेशन को टीचर बनकर ही हम जजेस आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, जो जिम्बाब्वे है उसने अपनी फेलियर से सीखा, भूटान जो हमारी तरह डेवलपिंग है लेकिन ग्रॉस हैप्पीनेस में, जीडीपी में नहीं, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट जीएचपी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। जी हां, हैप्पीनेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा लिटिगेंट, हमारा स्टेक होल्डर, हमारी जनता अल्टीमेटली क्या हो, खुश हो, उसके चेहरे पे सिकन ना हो। वो किसी भी जजमेंट के थ्रू, वो कब आएगा? जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे और आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप गाड़ी का नंबर थोड़ी देख पाएंगे जब आपका एक्सीडेंट हुआ, और आसपास के लोग भी सपोर्ट नहीं करते, तो क्या जजेस इन बातों को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम में जो सेक्शन 357, 357A सीआरपीसी में, और सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट जैसे मनोहर, किशोर, मेहता, ये जजमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें छुपी हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जज जब पहली बार अवेयर होता है, कॉग्निजेंस लेता है, समन जारी करता है एक्यूज को कि कोई हादसा हुआ है, एक्यूज का पता भी ना हो, उसके बावजूद उसको मुआवजा देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट से लेकर नॉर्मल सीआरपीसी में और विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम जो आपके हिमाचल की है उसमें प्रावधान रखा गया है। हिट एंड ट्राई केसेस में आप सोचते हो आपके मुंह पे कोई तेजाब फेंक जाता है। आपने मूवी देखी दीपिका पादुकोण की लक्ष्मी, परिवर्तन केंद्र की जजमेंट और लक्ष्मी सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली जजमेंट्स हैं।
और आपने एसिड अटैक पे मूवी भी देखी होगी इस पे बनी हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपकी बहन बेटी के साथ कभी ये हादसा होता है तो आप सोचोगे उसका इलाज का तो करोड़ों रुपया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो इलाज करने से मना कर देते हैं। लेकिन आज इस अवेयरनेस कैंप के थ्रू आपको जब ये मैं बताऊंगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आपको इलाज करने से मना करता है तो वो दंडनीय अपराध है। अब आपको धारा की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप पुलिस के पास जा सकते हैं। पर आप कहेंगे एज ए सिटीजन मैं तो पुलिस के पास गया, पुलिस को खुद ये नॉलेज नहीं थी या थी तो उन्होंने लेकिन किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं किया, फिर आप असहाय महसूस करेंगे। नहीं, जिस तरह मेडिकल एड क्लिनिक है इसी तरह लीगल एड क्लिनिक हमने बनाया, पीएलवीज हमने बनाए, वो जामवंत की तरह आप लोगों को, क्योंकि हम और आप एक दूसरे से ज्यादातर मुखातिब नहीं हो सकते, हमारी नौकरी ही ऐसी है। इन कैंपों के अलावा हम आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। लेकिन हमने पीएलवीज बनाए, रिटेनर लॉयर बनाए, पैरालीगल वॉलेंटियर्स बनाए जिनको पीएलवीज कहते हैं, और वो रिटायर्ड टीचर्स हैं, समाज के कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड, हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि वो आप लोगों को बताए कि अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आप सीधे जज साहब के पास, इलाका मजिस्ट्रेट के पास 156(3) की एक दरखास्त दे सकते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे सर कई लोग तो ब्लैकमेल करने के लिए ऐसी दरखास्तें दे देते हैं। कानून अंधा हो सकता है, जज नहीं। ये बात आपने चित्रपट में देखी होगी, सौरभ शुक्ला यानी कि जो जज साहब के रोल में थे जॉली एलएलबी में। मगर आम इंसान जो ये फिल्में देखता है, अगर हम उसको लीगल पहलू से देखें तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कानून अंधा हो सकता है, जज नहीं। क्योंकि प्रियंका श्रीवास्तव अगेन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, इस तरह के झूठे कंप्लेंट्स को रोकने के लिए हम उनसे हलफनामा एफिडेविट लेते हैं। हम ये पूछते हैं कि सेक्शन 154(1) में पहले आप एसएचओ साहब के पास क्यों नहीं गए, अगर उन्होंने किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं की तो कंसर्न एसपी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, अगर ये तीनों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो एक जज, मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है पुलिस को और वहां एफआईआर लॉन्च होती है। लेकिन हर केस में एफआईआर लॉन्च नहीं होती। ललिता कुमारी की जजमेंट के हिसाब से जो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले केसेस होते हैं, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, या कोई सिविल डिस्प्यूट है, जर जोरू जमीन के ही तो झगड़े होते हैं, पार्टीशन का है, भाइयों का बंटवारा है, लेकिन बस प्रेशर डालने के लिए केस डाल देना, तो पुलिस भी पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज। तो आप पुलिस को बेमतलब का इल्जाम ना लगाएं। ये बातें तब पता चलती हैं जब आपको लीगल अवेयरनेस आ जाती है, तब आपको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता। फिर आप कहते हैं जर जोरू जमीन पे ही आए हैं, तो हमें इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कभी बताया ही नहीं जाता। भाई ये पार्टीशन क्या होता है, हम लोग तो घरेलू बांट करके बैठे होते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट तो मानती नहीं है। तो मैं आपको एज ए चेयरमैन ये बताना चाहता हूं, हमारे हिमाचल प्रदेश में जब भी आप कोई घरेलू बांट करें, वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है काले वर्सेस स्टेट, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है घरेलू बंटवारों को आप कभी भी इग्नोर ना करें, बढ़ावा दें, फैसिलिटेट करें। मगर हिमाचल में, जो कि मैं पूरे इंडिया का स्कैंडिनेविया कहता हूं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड जो जीडीपी में, ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉप पे हैं, तो हिमाचल इंडिया में केरला और हिमाचल जैसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि जब औरतें पढ़ लिख जाती है, जब लोग अवेयर हो जाते हैं, जब लीगल अवेयरनेस कैंप को सीरियसली लिया जाता है, तो इंडिया में एजुकेशन में और डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये केवल जजेस या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव यानी आईपीएस या आईएएस या एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो ये नहीं चलाते, ये आप लोगों की अवेयरनेस चलाती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप घरेलू बांट करें तो आप कंसर्न पटवारी, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे रेवेन्यू में होता है ऑफिसर, आप उसके पास जाएं, आप उनको बोलें सर ये हमने आपस में बांट लिया ताकि भाइयों में झगड़ा ना हो। अब हम तो गांव वाले थे, भाई ये वाला खेत तेरा, ये वाला खेत तू बो, ये भाई जो है अच्छा लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम तू कर, ये दुकान अच्छा चला लेता है, चल तू दुकान में बैठ जा, झगड़ा खत्म। भाई यही ना कानून का मतलब है। कानून क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर में दर्शकों आज हम 62nd रैंक पर हैं, पर इसके लिए केवल कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और जजेस जिम्मेवार नहीं है। इतने कानून हैं मेरे पास जो मैं अपने YouTube के माध्यम से, इन प्लेकार्ड्स के माध्यम से आपको सरल भाषा में चित्रों के थ्रू समझाऊंगा, और आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब जरूर करें, जो हम नीचे डिटेल दे देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इतने सुंदर जजमेंट है। इवन कोविंद क्राइसिस में आपने देखा टीवी में, आप व्हाट्सएप में तुरंत सर्कुलेट कर देते हो, क्योंकि इंटरनेट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा की केस में 2020 में कहा है, और केरला हाईकोर्ट की बात पे मोहर लगाई है। लेकिन जितने ज्यादा अधिकार है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जिम्मेवारी से ना करें तो सेक्शन 66A में श्रेया सिंघल मुसीबत में आ गई थी। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 66A को वेग करार दिया और उसको एक्विटल किया, 66A को ही स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये कानून गलत है। कई महत्वपूर्ण कानून आते हैं और चले जाते हैं। कुछ मीडिया बहुत ज्यादा दिखाती है ट्रिपल तलाक, अयोध्या का मामला, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट जैसे अरुणा अग्रवाल, प्रियंका श्रीवास्तव, ललिता कुमारी, जो आप आम इंसान की जिंदगी से सरोकार रखते हैं, उनको दिखाया ही नहीं जाता। इसके लिए ये लीगल अवेयरनेस कैंप है। अब आप शायद हमारा वार्म अप सेशन के दौरान समझ गए होंगे पर्पस क्या है। अब थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं इस चीज को। तो आपके घर में बंटवारा हुआ, हम इसी एक एग्जाम्पल से पूरे कानून को समझेंगे, और उसमें कोई झगड़ा हो गया। अगर झगड़ा हो गया तो आप सेक्शन 123 रेड विद 171 हिमाचल प्रदेश के लैंड रेवेन्यू एक्ट में, अगर उसके ऊपर कोई बिल्ट अप स्ट्रक्चर यानी दुकान या कोई घर नहीं है तो आप सीधे तहसीलदार के पास जाइए। एसडीएम, ये जो सिविल साइड में, जब ये रेवेन्यू साइड में होते हैं तो इनको कलेक्टर बोलते हैं, सब डिविजनल कलेक्टर बोलते हैं। क्रिमिनल साइड में इन्हीं को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और हम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये बिजली के दो तार की तरह है, ये दोनों बिजली आपकी जिंदगी को रोशनी के लिए है, लेकिन अगर ये लाल और नीली तार मिल गए तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए हम कभी मिलते नहीं, मगर हम दोनों का काम केवल आपकी जिंदगी में उजाला लाने का है। लेकिन अगर मान लो उसमें कोई बिल्ट अप स्ट्रक्चर है या कोई टाइटल का मुद्दा आ गया, एक बंदा कहता है कि एक भाई ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से लक्ष्मण ने तो ये शेयर विभीषण को बेच दिया था, तो फिर वो जिसने खरीदा वो को ऑनर बन जाता है, बाकी भाई को शेयरर बनते हैं। टाइटल का मुद्दा आ जाता है, भाई टाइटल का मुद्दा रेवेन्यू वाले टॉप लेवल तक, कमिश्नर लेवल तक, कलेक्टर मतलब फाइनेंस कमिश्नर भी, सेक्रेटरी लेवल तक भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये प्रेरोगेटिव केवल सिविल जजेस का है। सिविल जजेस के पास लोवेस्ट ग्रेड में सेक्शन 15 कहता है लोवेस्ट ग्रेड, यानी सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में आना है लोवेस्ट ग्रेड में। फिर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जरूर है, 10 लाख का, 20 लाख का, अनलिमिटेड का, वो अलग चीजें हैं। फिलहाल आपको समझना है कि जहां कोई दुकान या कुछ आपने बना रखा है तो आपने हमारे पास आना है, फिर हम स्टे देते हैं। अब आपके मन में आता है स्टे और बेल तो बड़ा कॉमन चीज है, फिल्मों में आप देखते हैं, पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोग सोचते हैं कि स्टे के बावजूद लोग काम करते हैं, कोरोना और कोविड के लॉकडाउन के बहाने काम करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, काम करने से एक जज नहीं रोक सकता, ऐसा बिल्कुल गलतफहमी आप ना रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि जब भी आप काम करना शुरू करते हो आपका पड़ोसी स्टे डाल देता है और जज साहब भी आपको बिना सुने स्टे दे देते हैं, क्योंकि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में ऐसा प्रावधान है कि एक तरफा बिना सुने भी दिया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम सुने, जब तक आपकी सर्विस हो और आप इवेट करें और आप हफ्ते महीने बाद तो आप कंस्ट्रक्शन कर दे, तो आजकल तो दिन रात कंस्ट्रक्शन चलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो क्राइम में, क्रिमिनल केसेस में जैसे हम एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, सिविल में भी सेक्शन 148 कैपिटल ए का कैवियट होता है सिविल प्रोसीजर कोड में। आप किसी भी वकील साहब के थ्रू उसको कांटेक्ट करके एक कैवियट डाल दें कि सर मैं हार्ड अर्न मनी है, मैं पेंशन से आया हूं, मेरे पास यही पैसा था, मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे लगता है मेरे भाई जो है वो अपना घर बना चुके, पर जब मैं बनाऊंगा तो केस डाल देंगे। भाई यही मुसीबतें तो है ना, ये हर घर की कहानी, ये हर एक घर की कहानी है। घर में 5 भाई हैं, एक नौकरी करता है, बाकी घर में काम करते हैं। जब वो नौकरी वाला फौज से या अपने डिपार्टमेंट से वापस आता है, उसको ये मुसीबतें आती हैं। जर जोरू जमीन, ये अदालतें क्यों खुली? ये अदालतें इसलिए खुली हैं कि अगर पेट में दर्द है और वो हाजमोला से ठीक हो सकता है तो हम आपकी सर्जरी ना कर दें। और इसीलिए ए श्रीनिवासा, एस राव, प्रीति गुप्ता, बीएस जोशी की जजमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिनेस की गाइडलाइन और मानव अधिकार में जो उसमें अमेंडमेंट किया गया, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक मेल जो मुझे देख रहा है, एक मर्द जो मुझे देख रहा है, वो ये ना महसूस करे कि जज साहब तो केवल औरतों को सुनते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात जरूर है कि उर्मिला बादशाह और भीम साया जजमेंट के कारण और आर्टिकल 15 के 3 के कारण, 39F के कारण, 46 के कारण, 51 के C और 253 के कारण और आर्टिकल 51A के A के E के कारण हम औरतों के लिए जो उनके साथ पास्ट में बुरा बर्ताव हुआ है उसके लिए थोड़े सॉफ्ट है, थोड़े स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। और सीडो कन्वेंशन के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है जो लड़की के लिए ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र वर्सेस मीना की जजमेंट बताऊंगा, आप ध्यान से इस चीज को सुने। अगर कोई औरत शादी करने के बाद पति पे प्रेशर डालती कि मैं सुसाइड कर लूंगी, आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो यह मानसिक प्रताड़ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना पड़ता है। यह ग्राउंड सेक्शन 13(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी डिवोर्स का ग्राउंड है और ऐसे केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रिलीफ नहीं मिलता।
आपको क्लीन हैंड के साथ आना है, कॉन्डक्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 90% जो हम सिविल जजेस आपको रिलीफ देते हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देते हैं। स्टे, इंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, परमानेंट हो या मैंडेटरी हो या रिसेशन, डिक्लेरेशन, 90% रिलीफ तो हम इसी एक्ट में देते हैं। छोटा सा एक्ट है, सेक्शन केवल 42 है, लेकिन इसके सेक्शन 20 में जो अमेंडमेंट के बावजूद मैं आपको कहूंगा ये एक इक्विटेबल रिलीफ है, डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। हम सबसे पहले देखते हैं कानून एक तरफ, भाई आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कि आप ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे, यही बात हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 23 में है। कानून एक तरफ, लेकिन क्या आप झूठ तो नहीं करे, गुमराह तो नहीं करे, कोलिजन तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं करे, पर्जरी तो नहीं करे, झूठा एफिडेविट तो नहीं है। यही बात आर्टिकल 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 चाहे देश को चलाता है कानून, लेकिन जहां कानून पास हो जाए, न्याय फेल हो जाए, तो वहां आर्टिकल 142 है जो केवल और केवल बांग्लादेश और नेपाल के संविधान में है और भारत के संविधान में। और जब अंबेडकर साहब और बाकी सारे मेंबर्स इस पे डिबेट कर रहे थे तो आर्टिकल 142 पे डिबेट नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस गरिमा को कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने भी माना, क्योंकि इस देश में न्याय सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम नॉर्मली क्या मानते हैं, पीस का मतलब एब्सेंस ऑफ वॉर, इसीलिए राफेल में इतना खर्चा होना वाजिब है। नहीं दोस्तों, पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर, नो, इट इज रादर प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस इसीलिए आर्टिकल 39A पार्ट 4 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून और कई जजमेंट्स के थ्रू ये माना कि ये फंडामेंटल राइट के बराबर है। आज इसको फंडामेंटल राइट के बराबर एलिवेशन मिला है, जबकि ये पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 4 में। और इसी के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसी के तहत लोक अदालतें चलती हैं। और ब्रिजमोहन की जजमेंट में लोक अदालत का अलग से, और जो मैं आज आपके साथ मुखातिब हूं, इसका अलग से बजट आता है। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से नहीं सुनते, पैंडेमिक अगर वायरस फैल सकता है तो क्या हम अवेयरनेस प्रोग्राम को सेंसिटाइज करने के लिए, लोगों के स्क्रपल क्रिएट करने के लिए, कंसाइंस क्रिएट करने के लिए, लुक वी आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर व्हाट वी डू बट ऑल्सो फॉर व्हाट वी डू नॉट डू। हम केवल उस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है दर्शकों जो हम नहीं कर रहे या कर रहे, हम उसके लिए भी जिम्मेवार हैं जो हम नहीं कर रहे। और वो नहीं करना होता है अवेयरनेस प्रोग्राम ना देखना, पैंडेमिक की तरह, वायरस की तरह उसको लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं करना। आप सब्सक्राइब करें, हम आप ही के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से कानून की जटिलताओं को बहुत सरल बनाकर आपकी जिंदगी में रख रहे हैं। क्योंकि नए एजुकेशन पॉलिसी में अगर भारत की सरकार ने यह माना है कि जिम्बाब्वे ने भी ये रियलाइज किया कि जीडीपी में 7.5 करने से वो सुधार कर सकते हैं, इजराइल बन सकते हैं, अमेरिका बन सकते हैं, फिनलैंड बन सकते हैं। भारत ने 3.5 एवरेज आज तक, 70 साल से ज्यादा हो गए आजादी को, इससे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वर्ल्ड में लगातार 4 साल हमने आर्म्स एंड एमुनिशन में, क्योंकि हम एक तरफ चाइना से एक तरफ पाकिस्तान से घिरे, हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, हमने पिछले इलेक्शन में 600 अरब रुपए खर्चे हैं, 638 लाख करोड़, लेकिन हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी खर्चे हैं। लेकिन आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ के सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के अलावा अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सही तरीके से यूज करें तो जजेस भी सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। मैं बतौर चेयरमैन आपको ये बताना चाहता हूं, जो फिल्मों में देखकर आपके दिमाग में एक छवि बनती है कि कोर्ट में क्या है, एक स्टे मिल जाता है, फिर कोई फॉलो नहीं करता तो 39(3) है, 39(3) और 39(2)A है। हम 30 दिन में उसको कोशिश करते हैं डिस्पोज ऑफ करें, और जो नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी करते हैं, हम उसको जेल भी भेजते हैं। हम सेक्शन 151 में एडवोकेट कमिश्नर भी भेज सकते हैं। हम डीएम को ये ऑथराइज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए आप अब हमारे स्टेटस को इम्प्लीमेंट करवाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 151 के तहत एक सिविल जज को इतना एम्पावर किया हुआ है, मनोहर लाल सेठ, हीरालाल से लेकर कई जजमेंट्स हैं। सेक्शन 94C, 151, ये केवल आप लोगों की सेल्फ एस्टीम और लिटिगेंट के कॉन्फिडेंस इस सिस्टम पे बनाने के लिए दी गई है। ये पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई है। अगर आप सही एविडेंस दिखाते हो कि सर जिस दिन आपने स्टेटस को ऑर्डर किया, एंटरिम लीव दिया, उस दिन एक लेंटर डला हुआ था और आज देखो दूसरा लेंटर भी डल गया, आप न्यूज़पेपर की फोटो के थ्रू या साइंटिफिकली ये प्रूफ कर दें ऑलमोस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि आपकी बात पर हम किसी की प्रॉपर्टी को कुर्की यानी अटैच कर सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं, तो केवल आपका बोलना तो काफी नहीं होगा। पति पत्नी, टेनेंट, हस्बैंड या पड़ोसी, इनके झगड़े में तो आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान आज, और या चाइना और इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक 1914 में एक मैकमोहन लाइन लगाई गई। चाइना कहता है ये मैकमोहन जो बाउंड्री डिमार्केशन कर दी 107 HP लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी हम ऐसी डिमार्केशन खींच के देते हैं, 12 लगा देते हैं, पर मानना नहीं है मैंने। हम खुद ही पटवारी बनेंगे, कानून को बनेंगे, वहां मान लेते हैं। भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही कहती है कि अगर आपने डिमार्केशन वहां मान लिया और वो बिल्कुल त्रिभुज या चतुर्भुज जैसे भी डायमेंशंस हैं, अगर पहाड़ी इलाके हैं तो ट्रायंगुलर सिस्टम है, और
3 पक्के पॉइंट लिए हैं, अगर तीसरा नहीं मिला तो रीजन देके 2 पक्के पॉइंट लिए, और कई जगह तो 1 पक्के पॉइंट से भी डिमार्केशन दिया जा सकता है, आपकी बाउंड्री बताई जा सकती है, और वो जो बाउंड्री गाड़ देते हैं उसको उखाड़ना अपने आप में भारतीय दंड शाखा से लेकर एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में दंडनीय अपराध है। लेकिन केवल झंझलाहट से, गुस्से से नहीं, संयम से, एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन अगर आप इस अवेयरनेस कैंप को अपनी निजी जिंदगी में लॉ को फॉलो करेंगे, सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट हो या सेक्शन 20 स्पेसिफिक लीफ एक्ट हो या आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर जगह न्याय सर्वोपरि है। क्योंकि हमें पता है जब लोगों को न्याय मिलता है तो वो खाना खाए ना खाए, उसको न्याय मिल जाए तो वो विद्रोह नहीं करता और समाज में पीस मेंटेन रहता है, जो हमारा बेसिक मुद्दा है। दोस्तों, मैं जानता हूं आमतौर पे ये प्रोग्राम आप लोगों को थका देते हैं, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कुछ चंद 5 मिनट आपका और लूंगा और कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट से आपको अवगत कराऊंगा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, पहली जजमेंट ये 1984 को आई। अब आप बोलो इस जजमेंट को मैं क्यों ले रहा हूं? आपने मीडिया में देखा, व्हाट्सएप में देखा, सर्कुलेट भी किया कि अटैची के ऊपर एक बच्चे को मां खींच रही है। ह्यूमन राइट कमीशन ने उसका सुओ मोटू यानी कि बिना किसी की शिकायत के भी संज्ञान लिया। उन्नाव रेप केस में आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी की शिकायत के, ना मां गई ना बेटी गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। विकास दुबे एनकाउंटर में लोगों का विश्वास डगमगाता हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑनरेबल रिटायर्ड जजेस की कमेटी को बिठाया। पद्मानभन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बी आपने मीडिया में, यूट्यूब में देखते हैं, इल एजुकेशन इज वर्स देन नो एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप कोविड क्राइसिस में केवल नाक को ढक रहे, आंख में नहीं लगा रहे, आधा नॉलेज आपको कभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए मैं कंप्लीट नॉलेज देने की एक प्रयास कर रहा हूं। अगर आप आंख को नहीं ढकेंगे, बार बार हाथ आपका आंख की ओर जाता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का कोई फायदा नहीं, जो आप फॉर्मेलिटी के लिए केवल कानून के दंड से। आप चंडीगढ़ में जाके हेलमेट लगाएंगे, यहां नहीं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट यहां नहीं होगा, ये अगर यहां होगा हिमाचल में तो आप मरेंगे नहीं। $500 बिलियन एक साल का नुकसान है, और ये मैं 2003 का डाटा दे रहा हूं। कितना? वापस सुनो, 500, वो भी अमेरिकन जो सबसे ऊंचा वैल्यू रखता है, वो $500 बिलियन एक साल का केवल रोड एक्सीडेंट का खर्चा है। मुरलीधर की जजमेंट में इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट किया गया। अब आप बोलो एक जज को इकोनॉमिक से क्या मतलब? शिवा शक्ति की जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि एक जज को हर जजमेंट में एक पैरा लिखना चाहिए। भाई, अगर आप स्टे दे दोगे, एक आदमी ने सीमेंट लिया, इतना लगाया, पूरे जिंदगी का पेंशन लगा दिया, अब उसका कितना खर्चा आएगा? ऑनरेबल जस्टिस दीपक गुप्ता जी की हमारे हिमाचल प्रदेश में बतौर एज ए जस्टिस रहते हुए एक जजमेंट है कि जजेस को इन चीजों का संज्ञान लेना है। को शेयरर के केस में, भाइयों के केस में स्टे मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन अगर वो अपने शेयर से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप सबने बनाया और वो अपने शेयर पे बना रहा है, तो केवल कंस्ट्रक्शन पे हम स्टे नहीं देते। ये मोटी मोटी चीजें अगर आपको पता हो तो आप देखो, आपके आधे झगड़े खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं कि हमारे लिए कोई न्याय नहीं है, हमारी पत्नी कमा रही है, मैं बेरोजगार हूं, तो जज साहब मेरे को पैसा लगा देंगे, ये तो गलत है, मर्दों को तो पैसा ही नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में मर्दों को भी मिलता है, चाहे एक ही कानून है, लेकिन है तो। अगर आपको ये पता लगा तो अब आपको लगा कि नहीं, कानून सबके लिए सोचता है। बुजुर्ग भाई, ओल्ड एज होम है, आपके लिए इतने स्कीम है, इतने 638 लाख करोड़ 5 साल का बजट था केवल पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल सेक्टर के एलिवेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सिटीजन्स, विक्टिम्स, रेप विक्टिम को 5 लाख में इंटरिम कॉम्पेंसेशन दे देते हैं, बाद में केस का क्या होगा ये नहीं देखते। गोवा के दर्ज पर, अगर आपके हिमाचल ज्यादा सुंदर नहीं है तो हम केरला के तर्ज पर आपको नॉर्मल केसेस में 25,000 तो केवल चोट लगने पर देते हैं, 2 लाख नॉर्मल केसेस में दे देते हैं। ये बात सुरेश में कही गई, मनोहर में कही गई। अगर एक्यूज गरीब है, उसके जेब से नहीं हो सकता, तो हम सरकार को रिकमेंड करते हैं, ये बात मेहताब में कही गई। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा मैंने क्यों उठाया? बंधुआ मुक्ति मोर्चा मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि कोरोना क्राइसिस में मैंने आपको कहा कि मां उसको घसीट रही है और आपने देख लिया। लेकिन इसी जजमेंट में कहा गया था कि जब आप पैदा हुए मरने तक, चाहे सरकार के पास बजट है या नहीं है, आपका अधिकार है एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने का, ना कि इस तरीके से असहाय महसूस करने का। आज कोविड क्राइसिस में चाहे इकोनॉमी स्लम्प डाउन में चली गई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की ये ड्यूटी बनती है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में वापस इसका संज्ञान लिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के ही बेसिस पर आपने देखा कि जितनी पॉलिटिक्स हो रही थी, राजनीति हो रही थी, उसको बंद किया और कहा ये सरकार का मौलिक ये ड्यूटी है, ये सरकार की बेसिकली मॉरल, एथिकल, लीगल ड्यूटी है कि कोई भी जो आए जाए जाना चाहे अपने घर, तो फिर उसका खर्चा सरकार उठाए। मुफ्त कर दिया आना जाना। और मनरेगा
हर बेरोजगार आदमी को अपने ही रूरल इलाके में आपको 100 दिन नौकरी देनी है, आप नहीं दे पाओगे तो बेरोजगार भत्ता है। मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कि सर सब तो ऐसे ऐसे एंट्री मिल जाती है अपने अपने हिसाब से, और हमारे को हम जाते हैं तो हमारे पास जॉब कार्ड है उसके बावजूद हमें नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी एक शिकायत बतौर चेयरमैन मुझे गोहर मंडी में आई, और मैं 5.5 घंटे की यात्रा तय करके आपको अपने पास नहीं बुलाया, मैं आपके पास आया, गांव में आया। ये आपको पावर अगर आपको पता हो तो मैं यहां पर भी आऊंगा और वहीं के वहीं बैठकर आपका निपटारा किया जाएगा। और उस केस में शायद वो भारत का पहला केस था, बेरोजगारी भत्ता का ऑर्डर बतौर चेयरमैन दिया गया। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा आपने देखा किस तरह आपकी जिंदगी में रेलेवेंट है। उन्नी कृष्णन, एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको बताया 3.5 एवरेज है और अब हम उसको 6% करने जा रहे हैं। नालंदा पूरे विश्व का पहला यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ना प्लस ना लंदा, इसका मतलब होता है ये जो ज्ञान है जिस तरह हम स्प्रेड कर रहे हैं, पेंडेमिक बना रहे हैं, वायरस की तरह फैला रहे हैं, इसी तरह नालंदा का मतलब ही ये था कि ज्ञान चारों तरफ इसका गिफ्ट फैलना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो मेडिटेशन पे काम कर रहा था, क्योंकि अगर एक जनरेशन हम मेडिटेशन स्टेज में लेके जाएं, जो डेल्टा वेव सीक्रेट करें। अब आप बात बोलोगे, पर मैं आपको बताऊं, अगर कहने का मतलब है अगर आप ऑर्गेनिक जीवन जियो, नीड बेस्ड जीवन जियो, कोई भी आप डिसीजन लेते हो, एक कपड़ा भी खरीदना है तो क्या ये नीड है या केवल ग्रीड है? ये नहीं कि आपकी तनख्वाह ज्यादा है तो आप सेकंड शर्ट, तीसरा शर्ट ले लो। ये जो गैप आ रहा है गरीब और अमीर का, ये पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल क्राइम, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट में, सिपरी की रिपोर्ट में ऐसी है कि दिल दहल जाता है। और इसीलिए मैं आपको सेंसिटाइज करने के लिए आता हूं कि हम भारतीय पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं सबसे कम वेस्ट करने का। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार और अभिनंदन करता हूं कि एक आम इंसान बहुत कम वेस्ट करता है, क्योंकि हर चीजों का कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली जीडीपी में आता है। आप हैरान रह जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत आज भी 6th अमीर कंट्री है। मैं वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, गूगल में चेक कर लेना, हम 6th अमीर कंट्री है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे पास पैसा है। हम विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग, ओल्डेस्ट, लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका, लेकिन लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी हमने दिया पूरी साउथ ईस्ट एशिया में। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं। हमारा पहला इलेक्टोरेट आज भी हिमाचल में नेगी साहब है, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं। लेकिन ये अचीवमेंट मैंने आपको बताया, कोई भी कोरोना क्राइसिस 100 साल बाद हर बार रिपीट होता है, सारे टेक्नोक्रेट और रजवाड़े खत्म हो जाएं, लेकिन जिस दिन ये लोहार, ये किसान, ये घर की हाउसवाइफ खत्म हो जाएगी, ये धरती एक दिन नहीं आगे बढ़ सकती। और इसीलिए आप लोगों का अवेयर होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक जज अवेयर होता है तो ज्यादा से ज्यादा एक केस में न्याय करेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो केवल एक जज कैलेंडर बना देगा। लेकिन अगर आप अवेयर होंगे, आपको रामा रामेश्वरी की गाइडलाइन पता होगी सिविल साइड में और क्रिमिनल साइड में राशिद, तो आप जज साहब को कह सकेंगे, सर मेरी बेटे की शादी है अगले साल, सर ये वाला तारीख ना दें, सर एक केस डल गया, अब तो 3-4 साल में कुछ सोच भी नहीं सकता, कभी भी मुझे कोर्ट में बुलाया जा सकता है। नहीं, चार्ज फ्रेम करते ही, इशू लगाते ही आपकी कंसल्टेशन दूसरी पार्टी की कंसल्टेशन से, बिल्कुल आपके हिसाब से गवाही कब होगी, चार्ज कब लगेगा, आपसे मुखातिब कब होगी कोर्ट अगर क्रिमिनल केस है 313 में, और आर्गुमेंट कब सुना जाएगा, और यहां तक कि जजमेंट कब होगा, ये डेट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। और ऐसा फिक्स करते ही जजेस 21st सेंचुरी में जजेस नहीं रहते। वैसे भी ऑर्डर 32A में, ऑर्डर 27 में जजेस नहीं होते, सेटलर होते हैं। वलसमा पॉल, जलौर, ब्रिजमोहन, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट हैं कि जजेस को अब अपना माइंडसेट भी चेंज करना है और सर्विस प्रोवाइडर बनना है। और इसीलिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा कि ज्ञान तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, अथाह सागर। हम लॉ के स्टेक होल्डर्स भी कभी भी अगर केवल बेरक पढ़ना शुरू करें तो पूरी जिंदगी बेरक ही नहीं खत्म हो। लेकिन अगर मोटे तौर पर हमें ये पता लग जाए कि ओल्ड के लिए ओल्ड एज होम है, उनके लिए हमारे पास अलग से बजट है, पेंशन देती है सरकार, अगर आप कुछ भी नहीं करते, केवल आप देश के सिटीजन हो, आप 64 साल से ऊपर हो, तो आपको 65 साल से ऊपर हो, और अब इसको 60 भी करने का कहीं कहीं चेंज किया गया है। अगर आप दलित हो, आप शेड्यूल कास्ट, आप औरत हो, तो फ्री का लीगल एड है, आपको मुफ्त का वकील दिया जाता है, आपको ओल्ड एज होम का प्रावधान है। अगर आप इंटर कास्ट शादी करते हो और आपके पास कोई घर नहीं है तो आपके लिए हमने सेफ होम बना दिए हैं। ये बात लता वर्सेस से शक्ति वाहिनी के कई जजमेंट में, कोई लड़का आपको स्टॉक करता है, आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो इसके लिए पवन वर्सेस स्टेट हमारे हिमाचल की जजमेंट है कि यू हैव राइट टू रिजेक्ट ऑल्सो। भाई लड़की पिछले 2 साल में डेवलपमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को नई आजादी मिली है। आप ट्रांसजेंडर के लिए भी हमारे देश में नौकरी का प्रावधान है। डिसेबल लोगों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 संविधान का याद दिलाया कि उसके तहत इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए नौकरियों में।
और इसीलिए ब्लाइंड आदमी भी आईएएस बन पाया, क्योंकि केवल अवेयरनेस थी। वरना सरकार की स्कीम, सारे पैसे 638 लाख करोड़ आप तक ट्रिकल डाउन ही नहीं हो पाते। हर एसडीएम, हर आईएएस, हर जज आप तक नहीं पहुंच सकता। सिस्टम बहुत सुंदर है। हम 6th अमीर कंट्री, हम इस देश को आर्टिकल 37, 38, 39 के तहत स्वर्ग बना सकते हैं। वो तब होगा जब इन लीगल अवेयरनेस जो मैंने आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, चेन रिएक्शन बनाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जो नीचे आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है। नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर, चेयरमैन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। हमारे अम्ब स्टाफ की तरफ से, अम्ब बार की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डीएलएसए के गाइडेंस के तहत आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।